चलिए स्टार्ट करें। हाँ मैडम, कुछ पूछ रही थी आप। हाँ जी सर। सर ये हाउस बिल्डिंग एडवांस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब किस तरह से किया जा सकता है? ऑफिस मैडम में तो मैडम अभी मैंने एडवांस लिया नहीं है। एडवांसेज में केवल मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही बताऊंगा, एक किसी सेशन में यस एक्सप्लेन सर। करूंगा, उसके बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। उसी तरह से जीपीएफ में भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक सेशन बताऊंगा, टीए भी बताऊंगा, हो सकता है एक ही में हो जाए। डीए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊं। तो वो जब मैं बताऊंगा उस समय पूछ लीजिएगा। अभी केवल हम फोकस करें दो 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 टॉपिक पे जो हम करवा चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 14 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन से 2 मार्क्स, जस्ट वन वन वर्ड या वन वन सेंटेंस का आंसर है। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्लीज नेम बताइए। सीबीआई सर सीबीआई सर। हाँ, सीबीआई सीबीआई सीबीआई। मैडम क्या कहा? सीबीआई सर। सीबीआई। सो इट इज सीबीआई। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सीबीआई मत लिखिएगा, सेंट्रल अच्छा सॉरी सर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखिए। ठीक है। इसमें कई जगह लोग सीबीसी कर देते हैं। सीबीसी कमीशन है एंड सीबीसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं। ठीक है। डिसिप्लिनरी रूल्स गवर्निंग एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सीसीएस कंडक्ट रूल्स सीसीएस कंडक्ट रूल हाँ, 65 1965। सीसीए कंडक्ट रूल 1965। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा प्रोविजन है इसका? कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को पढ़ना है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पोर्शन सर्विस रूल से रिलेटेड है। 2 जगह आर्टिकल 309। आर्टिकल 309। क्या है प्रोविजन मैडम, याद है? I couldn't recall it, sir. Services. ओके 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 ओके। आर्टिकल 309, 10, 11 तीन है। 9 एग्जैक्टली मुझे भी नहीं। 10 सेज अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू हिज पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 311 तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, ऑन द वेरी फर्स्ट सेशन and in the beginning only. 311 says that a person cannot be removed from his service, cannot be terminated from his service by a person who is not his appointing authority. Okay, so appointing authority ही किसी को terminate कर सकता है. And the second thing, before termination, proper opportunity should be given to a person to defend himself. ठीक है, so ये मैंने explain किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडल डिपार्टमेंट 2 का 5 लास्ट क्वेश्चन है। नोडल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which deals with rules guidelines related to service matter and disciplinary matters. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। तो हमेशा पूरा लिखिए, इवन सीसीए सीसीए रूल भी पूरा लिखिए, अंडर ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म भले लिखिए, लिखिएगा पूरा। ठीक है। चलिए 2 छोटे क्वेश्चंस हैं, पता नहीं कभी हमें डिस्कस करने का मौका मिलेगा कि नहीं, इसको भी कर लें। वन प्रोविजन ऑफ द कंडक्ट रूल। अच्छा, कंडक्ट रूल कराऊंगा तो इसको करा दूंगा। वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बहुत सारी है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम बताना है। सीएजी या यूपीएससी। हाँ, सीएजी कहिए, यूपीएससी कहिए, फाइनेंस कमीशन। सबसे बढ़िया तो प्रेसिडेंट इज द एग्जांपल। सबसे बढ़िया तो प्रेसिडेंट इज द एग्जांपल। तो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक का नाम पूछ रहा है, वो समझ रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सिंपली इतना जानना चाहते हैं। ठीक है। फिल इन द गैप। 3-1 गैप है। ब्लैंक इज अ पेनाल्टी which ordinarily not a qualification for re-employment under government. कौन सी रिमूवल पेनाल्टी? होगा। रिमूवल। और भी कुछ है? क्यों रिमूवल? डिसमिसल सर। अरे भाई, डिसमिसल पे तो वो गवर्नमेंट ने दोबारा भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता ना। हाँ, डिसमिसल में दोबारा नहीं अप्लाई कर सकता ना सर वो। एंड व्हाट हैपेंस इन कंपलसरी रिटायरमेंट? हाँ सर, कंपल्सरी रिटायरमेंट। सो भाई, यहाँ जिस आदमी ने क्वेश्चन बनाया है वो आदमी मतलब क्या कहा जाए,
मतलब नहीं, इस तरह का ये करना चाहिए। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट भी एंड रिमूवल, ठीक है, डिसमिसल नहीं। और जो वर्ड है गवर्नमेंट, यहाँ पे फंडिंग सोर्स ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ अ पर्सन हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन सम पब्लिक सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं, उस फंडिंग सोर्स में वो नहीं जा सकता है दोबारा। नेक्स्ट, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट is retired from service before attaining the age of superannuation as a measure of punishment, it is known as which kind of retirement? अनिवार्य Sir, सेवानिवृत्ति, compulsory retirement. कंपेंसेट, Premature retirement. कंपल्सरी रिटायरमेंट। प्रिवेंसिव रिटायरमेंट ऐसा तो कोई ये नहीं देखा है मैंने। कंपल्सरी रिटायरमेंट, इट विल बी कंपल्सरी रिटायरमेंट। अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी सर, हाँ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, क्या क्या? अनिवार्य सेवानिवृत्ति। हाँ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, एग्जैक्टली। द नेक्स्ट इज financial benefit given to an employee who have retired, who have reached the maximum of his scale in the pay is known as Stagnation increment. stagnation increment. Exactly, ठीक है। हिंदी टर्म भाई देख लीजिएगा, हिंदी टर्म में मैं भी बहुत थॉरो नहीं हूँ, सो काइंडली देख लीजिएगा उसको। सर कौन सा पढ़ा आपने ये? एडवांस इंक्रीमेंट में क्या होता अच्छा, है? ये था 3 में 5, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 में 3 5, में 4, सर 4 का नहीं देखा सर, 3 में 4। 4 एनटीसी है, इसलिए अभी मैं नहीं डील कर रहा हूँ। मैं अभी स्ट्रिक्टली 2 ही पे मैंने टिक लगाया हुआ है। कोई डिसिप्लिन जो मैंने नहीं समझाया हुआ है उसका सिंपली आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक। 5 का क्या बताया सर आपने? 5 में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, स्टैग्नेशन, ठीक है, आप इसका हिंदी देख लीजिएगा। एंड 6 में है ब्लैंक is the mildest form of minor penalty specified under CCA rule 1965. Censor. निंदा लिख सकते हैं। हाँ? Censor. सेंसर, Censure. हिंदी क्या होता है सेंसर का? सर निंदा, निंदा लिख परनिंदा। सकते हैं। परनिंदा। परनिंदा। सेंसर भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, परनिंदा। चलिए, जी। एक क्वेश्चन चलिए शायद कहीं आया हुआ है, मेरे ख्याल से 7 वाले में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड वार्निंग? एनीबॉडी? सेंसर माइनर पेनल्टी में ही आता है हाँ, और चेतावनी फर्स्ट। बोलिए मैडम, सेंटेंस को सर लिखिए क्या? सबसे पहले सर वार्निंग में तो शायद रिटर्न में लिख के देते हैं और निंदा में नहीं। मौखिकली हो सकता है। नहीं, नहीं, सेंसर में Sure रिटर्न में नहीं हो होता है सर, ये स्टैच्यूअरी एक पेनाल्टी कभी पनिशमेंट है। नहीं, है बोलिए सर, कंप्लीट कीजिए। सर सेंसर जो है एक फॉर्मल स्टैच्यूअरी पनिशमेंट है, वार्निंग स्टैच्यूअरी नहीं है। वो रिटन में दिया जाता है सेंसर, ये वार्निंग जो है वर्बली भी दे सकते हैं। वार्निंग इज नॉट अ पेनल्टी बट सेंसर इज अ पेनल्टी, और ये माइनर पेनल्टी है। वार्निंग देना कोई मैटर नहीं करता है जब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करें। वर्बली वार्निंग देना रिकॉर्ड नहीं करता है जब तक आप उसको पनिश ना करें। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक बहुत एकदम एग्जैक्टली नहीं इस लाइन पे है, इसको मैं बता रहा हूँ। मेथड्स टू डिसिप्लिन द स्टाफ। कई जगह क्या होता है, कई ट्रेनिंग्स में पूछा जाता है, सर वो बताइए कि भाई हम डिसिप्लिन एक्शन नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टाफ को चाहते हैं कि डिसिप्लिन करें, मतलब उसको हल्का सा डराए, लाइन पे लेके आए, तो क्या क्या किया जाता है उसके अंतर्गत? जब मेथड टू डिसिप्लिन होता है तो सबसे पहले एडवाइजरी लेटर इशू किया जाता है। एक एडवाइजरी लेटर दिया जाता है कि भाई ऐसा सलाह दिया जा रहा है आपको करने के लिए। एडवाइजरी के बाद अगर वो एडवाइजरी के बाद भी ना माने वो, तब उसको वार्निंग इशू किया जाता है, और वार्निंग के बाद फिर आगे और प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे। वार्निंग जो है एक एडवाइजरी, वार्निंग, एडोमिनेशन और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। वो सारे के सारे लास्ट फिर है कि इवन आपके सीआर में एंट्री होगी वगैरह वगैरह, सारे के सारे, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कहते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन में काउंट नहीं होता है। दूसरा है वार्निंग का हिंदी और सेंसर का हिंदी, देखिए दोनों का वार्निंग चेतावनी, यू आर वार्न नॉट टू रिपीट,
एंड वॉट एवर यू डन इज स्ट्रांगली कंडेम्ड, इसकी घोर निंदा की जा रही है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, जब आप कहिए आपकी निंदा की जा रही है तो क्या कहेंगे साथ में, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसा किया, आपको शर्मिंदा किया जा रहा है। तो शर्मिंदा करना एक पेनाल्टी है, और चेतावनी देना कि सुधार लीजिए पेनाल्टी नहीं। सुधार लीजिए तो अवसर देना हो गया ना, पर निंदा करना जो है, आपको जब शर्मसार किया जा रहा है तो वो एक पेनाल्टी। तो इसका जो आंसर होगा, वार्निंग इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, नॉट अ डिसिप्लिनरी पनिशमेंट, whereas censure is this. ठीक है, in warning an opportunity is given to the person to improve. Under censure, the action of the person is strongly condemned. आप इवन भी लिख सकते हैं कि and he is made shameful of that, लिख सकते हैं अगर और ज्यादा क्लियरिटी चाहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर जजमेंट ऑफ द कैट लाइज विद द, अगर कैट का कोई डिसीजन आ जाए उसके अगेंस्ट में, कैट के भी डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करना हो तो कहां करेंगे? हाई हाई कोर्ट में जा कोर्ट में। सकते हैं सर। हाई कोर्ट में। ठीक है, करेक्ट। अगर यूनियन टेरिटरी है तो, अगर यूनियन टेरिटरी का कैट है तो, अगर कोई इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दे तो, अरे भाई तो फिर हाईकोर्ट से ऊपर, जहां हाईकोर्ट होगा ही नहीं वहां कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट। अपीलेंट कोर्ट्स। देखिए जुडिशरी का सिस्टम बताऊंगा, जुडिशरी में लोअर कोर्ट एंड अपर कोर्ट, दो तरह के कोर्ट होते हैं ना। लोअर कोर्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काउंट होता है, सेशन कोर्ट काउंट होता है, वगैरह वगैरह। अपर कोर्ट में काउंट होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दीज आर अपीलेंट कोर्ट, अपीलिंग कोर्ट। यहाँ बहस नहीं होती है, गवाह नहीं पेश होता है जब तक वो ना बोले। आप नहीं कह सकते गवाह देना है, नहीं, वो केवल पहले वाले लोअर कोर्ट के डिसीजन को सुनता है, देखता है। अपीलेंट है, जैसे कि अपीलेंट मैंने डिसिप्लिनरी में बताया। सो दैट इज द डिफरेंस। तो जब कैट ने की बात नहीं सुनी गई तो भाई वो कैट से ऊपर हाईकोर्ट जहां नहीं होगा सुप्रीम जाएगा। ठीक है, इसीलिए जिन लोगों पे आईसीआर हेडक्वार्टर में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है वो लोग सीधा कहां जाते हैं? बिकॉज यूनियन टेरिटरी, कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनियन टेरिटरी है, वहां हाईकोर्ट तो है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मूव करेंगे। चलिए, अपील हो गया। द लास्ट वन इज द अथॉरिटी कंपिटेंट टू अवॉर्ड पेनाल्टी पनिशमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नोन एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। Sir, डिसिप्लिनरी appointing authority. Appointing authority. अपॉइंटिंग अथॉरिटी। Appointing authority. और सर उसमें आपने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बताया सर। ऐसा है, दोनों है। और यदि यहां भी जो कहा जाए, क्वेश्चन बनाने वाले ने स्कोप छोड़ दिया है। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो इट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्ट्रिक्टली, बिकॉज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दो काम करता है, और दोनों में से हो सकता है कि उसको एक ही काम की जिम्मेवारी दी गई। क्या? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल अवार्ड द पनिशमेंट। आज ही के डिस्कशन में हम आगे देखेंगे कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी केवल डिसिप्लिन इंक्वायरी स्टार्ट कर रहा है, पनिशमेंट का पावर नहीं है। आज ही के ये में बाद में हम देखेंगे इस चीज को। सो एग्जैक्ट इसका अगर एकदम एग्जैक्ट आंसर कहें तो इट शुड बी अपॉइंटिंग। क्योंकि डिसिप्लिन को जब तक डिफाइन नहीं किया हुआ है कि आप ये भी करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। सर आपकी जो है ना वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपने ये मेंशन किया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसके ऊपर पेनल्टी। एग्जैक्टली वो, लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ता है उतना पर्टिकुलर में उसमें नहीं उतना। इसे यही फायदे हैं सर इस म्यूचुअल डिस्कशन। सर है ना, हमने भी पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी सोचा था, लेकिन आपकी जो है ना हमने वो देखी, उसके बाद हमने इसको चेंज किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रियली क्या है कि जब हम सर उसमें ये भी बताया था इफ, हाँ बोलिए सर उसमें ये भी बताया गया था इफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू इम्पोज द पेनल्टी। एग्जैक्टली ये वर्ड है, उसको इंपावर किया जाएगा तभी। अगर इंपावर नहीं किया जाए तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं। तो डिसिप्लिनरी एक चीज मैंने और बताई थी, देयर विल बी वन अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड मेनी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, ये भी मैंने बताया था।
तो इसका एग्जैक्ट आंसर अगर मैंने बताया भी था तो इट इज अ करेक्शन, इट विल बी अकॉर्डिंग। ओके, जहां इस तरह का आए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कोई आदमी सर क्या? VRS होगी, वॉलेंट्री। वॉलेंटरी रिटायरमेंट After completing the 20 years of service. आफ्टर कंप्लीटिंग 20 years of service। ये वॉलेंटरी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 20 years of service, एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? No. Retirement. आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं और पढ़ा होगा, आप तो एग्जाम के भी ज्यादा दिन रहे। एक जगह और प्रोविजन है वॉलंटरी रिटायरमेंट। 56K और 56J सर। एग्जैक्टली सर वॉलेंट्री और Exactly. वो कंपल्सरी रिटायरमेंट। नहीं, कंपल्सरी रिटायरमेंट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। ट्रू। चलिए और बताइए, मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा अभी कहाँ कैसे ट्रीट होता है। चलिए। रिटायरमेंट है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। एक सर जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है ना, अगर डिसेबल हो जाए पर्सन। Medical Invalid pension. चलिए, इनवैलिड पेंशन हो गई। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इसका मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं है कंसेप्ट में। चलिए करते हैं। So, under Rule 56J, when there is a no post, when the post is when there is a no post, then the government itself will give the lower post. If the government employee is not ready to accept the lower post, then the premature retirement will arise. देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन भी बहुत क्लियरिटी नहीं है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं और ये बार बार ऑप्शंस क्यों पूछे थे। अगर ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इट इज आस्क्ड इन द सेंस ऑफ फंडामेंटल रूल, एक आंसर होगा। ठीक है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बेसिकली अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में कहा जाए तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब हमेशा एंड हमेशा, आई रिपीट, ऑलवेज एंड ऑलवेज कंपल्सरी रिटायरमेंट है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के सेंस में यदि कहा जाए तो इट विल ऑलवेज बी कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर इसी को एनपीएस के सेंस में कहा जाए तो एनी रिटायरमेंट बिफोर सुपर एन्युएशन इज प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। जो मैंने रिटायरमेंट का डेफिनेशन बताया था, एक जगह बताया हुआ है, सुपर एन्युएशन है, रिटायरमेंट बताया हुआ है, क्या फर्क है। एंड मैडम ने जैसा बताया 56 अंडर FR 56 प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के कई कंडीशंस हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो एक जगह ये भी कहता है, इफ यू ज्वाइंड बिफोर द एज ऑफ 35 एंड लिव द सर्विस एट द एज ऑफ 50 एंड एनी एज यू ज्वाइंड एंड यू लिव द सर्विस एट द एज ऑफ 55 यू कैन लिव। जो कि 30 years of service criteria 56J, 56K और 56M सर। एग्जैक्टली। तो ये सारे के सारे जो हैं अब है कि आप क्या लिखेंगे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में। आप इसमें क्या लिखेंगे? मेरा तो सजेशन रहेगा कि तीनों लिख डालिए, और नहीं तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो यहाँ दिया हुआ है वो मुझे लग रहा है वॉलंटरी, इसका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के हिसाब से तो आप कंपल्सरी रिटायरमेंट लिखेंगे। बिकॉज ये तीन जगह डेफिनेशन बदलते हैं। अभी मैंने एनपीएस नहीं पढ़ा है, एनपीएस पढ़ाऊंगा तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में क्या होता है एनपीएस में। एनीबॉडी रिमेंबर्स? यदि प्रीमेच्योर आप रिटायर कर रहे हैं तो एनपीएस में 80% कंपल्सरी पेंशन लेना पड़ता है। ठीक है, लेना पड़ता है ना। तो वहां टर्म जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, देखिएगा वहां टर्म जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। और ट्रूली अगर वर्ड वाइज मीनिंग देखिए, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि अभी तक आप सुपर एन्युएशन के एज पे नहीं पहुंचे, उससे पहले जो भी है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। एनपीएस डेफिनेशन ज्यादा करेक्ट है, लेकिन अब क्या करें, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में जहां भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है वर्ड एक ही आता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मैंने इसमें नहीं सुना है कि दैट इज अ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है एक स्पेशल केस है लिविंग द सर्विस, जो कि 56 के जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं उसी का समझिए एक मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, तो दैट विल बी द थिंग। नेक्स्ट देखिए, कंपल्सरी डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम अ सस्पेंडेड ऑफिसर्स पे, यानी सबसिस्टेंस इनकम टैक्स, HRA, CGHS,
और एनी रिकवरी सर, फ्रॉम लोन। एग्जैक्टली इनकम टैक्स हाउस रेंट। हाँ, इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया, पांच हैं जो जिससे कि सरकार को घाटा गवर्नमेंट को बेनिफिट देते हैं। हाँ, जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, वो तो लेगी ही भाई, वो तो काट ही लेगी। इनकम टैक्स काटेगी ही, लाइसेंस फी काटेगी ही, एडवांस दिया है उसकी रिकवरी काटेगी ही, और दो उसकी मजबूरी है नहीं काटेगी तब भी पे करना पड़ेगा उसको हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा, तो वो तो काटेगी। ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया था। चलिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑनरेरियम, एनीबॉडी? भाई जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग भी कोशिश करें कम से कम ऑनरेरियम। सर ऑनरेरियम पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड मत बोलिएगा, ऑनरेरियम। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी आज रिवाइज कर रहा हूं मैं, अगर मैंने वहां भी कंसोलिडेटेड लिखा है तो शायद नहीं सही लिखा है। मैंने शायद तीनों लिखा है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, तीनों लिखा है शायद। अगर नहीं लिखा है तो आज मैं करेक्ट कर रहा हूं। सिविल एस्टीमेट, ये वर्ड लिखिएगा। सिविल एस्टीमेट इंक्लूड्स तीनों, ठीक है? सिविल एस्टीमेट इंक्लूड्स कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, तीनों को मिला करके, जिसपे पार्लियामेंट में एस्टीमेट जिसका रखा जाता है, वहां पे दो एस्टीमेट रखे जाते हैं, डिफेंस एस्टीमेट एंड सिविल एस्टीमेट। तो सिविल एस्टीमेट जो है ना, दैट इंक्लूड्स दिस थिंग। तो ऑनरेरियम हमेशा सिविल एस्टीमेट से पे होता है। और कुछ ऑनरेरियम में नोट लिखना है भाई। सर डिफिकल्ट टास्क करने के लिए, स्पेशल टास्क, अपनी जो ड्यूटी है उससे हटकर जो टास्क हो, आरडीएस ड्यूटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ मेरिट, जी, ये वर्ड लिखिए, जी जी। कल टास्क नहीं। हाँ, नेक्स्ट और बोलिए। नोट लिखना है, दो सेंटेंस में हो जाएगा। 25 वर्ड, 5 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स तो होने चाहिए, 50-60 वर्ड्स। बोलिए। अपने काम से हटके कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए काम किया जाता है तो उसके तो एवज वही में हो गया ना मैडम, जो अभी बताया ना, आरडीएस एंड स्पेशल मेरिट है। ओके दिस कैन बी रेगुलर और इंटरमिटेंट। रेगुलर भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है। और सोचिए, दिस कैन नॉट बी पेड इनडायरेक्टली। जब भी होगा डायरेक्टली पे होगा, जो हायर करेगा वही पे करेगा। जबकि फी में ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्टली भी होता है। जैसे वन डिपार्टमेंट फिक्स्ड अप फी फॉर द वर्क, फी तो हमेशा दूसरा डिपार्टमेंट ही देगा ना, तो एक डिपार्टमेंट ने फी फिक्स कर दिया, जो सर्विस ले रहा है वो पे कर रहा है। आई एम एन इंजीनियर, माई डिपार्टमेंट परमिटेड, आई कैन प्रैक्टिस आउटसाइड। दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने फी फिक्स कर दिया कि जो भी काम करेगा उतना पेमेंट कर देगा मुझे, जो भी करा रहा है वो दे रहा है, इनडायरेक्टली पे हो रहा है। ओके, सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स। अब एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये रिवीजन वाला जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है? बिकॉज अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स, आपके रिलेटेड कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। फॉरेन सर्विस मैंने पढ़ाया तो नहीं है, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। फॉरेन सर्विस दोनों जगह कर ले, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस भारत के अंदर भी हो सकती है और भारत से बाहर भी हो सकती है, और वो मतलब आउटर सोर्स से पे होती है। डेपुटेशन, डेपुटेशन देखिए, डेपुटेशन सिविल एस्टीमेट से ही पे होगा, क्योंकि ये देखिए रूल जो बना है, ये रूल बना है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहाँ से पे होते हैं? सिविल एस्टीमेट। ठीक है, सो डेपुटेशन सिविल एस्टीमेट से ही पे होगा। फॉरेन सर्विस सिविल एस्टीमेट छोड़ के किसी और सोर्स से पे होगा, किसी बाहर के सोर्स। अब्रोड भी जाएंगे तो वहां देखना पड़ेगा सैलरी कहाँ से पे हो रही है, अकॉर्डिंगली वो कंसीडर होगा। ठीक है, अगर अब्रोड कहीं मान लीजिए कि एम्बेसी में जा रहे हैं तो अगेन तो आपको सिविल एस्टीमेट से ही पे हो रहा है। तो फॉरेन सर्विस का मतलब अब्रोड सर्विस से नहीं है, बेसिकली फंडिंग सोर्स से। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेपुटेशन के केस में यदि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदला है तो पेंशन, लीव सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन एसेंशियली नहीं भेजना पड़ता है, बिकॉज फंडिंग सोर्स सेम है, एडजस्ट हो जाता है सिविल एस्टीमेट में। आईसीएआर में अगर आपके यहाँ से एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में डेपुटेशन पे जाता है तो उसका लीव सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन आता है क्या? नहीं आता है।
नहीं सर, नहीं अगर सर। आईसीआर से कोई यूनिवर्सिटी में जाता है तो आता है कि नहीं आता है? आता है आएगा सर। तो फॉरेन सर्विस में लीव सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन आएगा फिजिकली एंड हो डेपुटेड जाएगा भी। अकाउंट टू अकाउंट एडजस्ट हो जाता है, इंटरनल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। बाकी लिखने के लिए आप और लिख लीजिए। अगर मार्क्स ज्यादा हो, यहाँ तो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स से ज्यादा हो तो और भी चीजें पे फिक्सेशन वगैरह का एक आध 2 वर्ड और डाल दीजिए, वर्ड पूरा करना है आपको। ठीक है। देखिए अगला फी है। अभी जस्ट हम लोग ये कर ही रहे थे, ऑनरेडियम हमने डिस्कस किया, फी भी हम कर चुके हैं। FR9 में, FR9 क्या है एनीबॉडी नहीं याद है? फंडामेंटल रूल में 9 डेफिनेशन है, टोटल 23 डेफिनेशन है वहां पे, जिसमें लीव ऑनरेडियम है, फी है, नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया जॉइनिंग है, टाइम है, हाँ बहुत सारी चीजें, कंपल्सरी अलाउंस जी सर। पे है, लियन है, बहुत सारी पर्सन पे, चीजें, हाँ जी सब कुछ। जी बहुत सर। सारी चीजें। और 9 को कभी FR9 को छोड़िएगा नहीं कि डेफिनेशन है बहुत आसान है, नोट्स बहुत आते हैं इससे। जी सर। मतलब अगर मेरे को कोई कहे कि FR में क्या पढ़ना चाहिए और जो 4-5 रूल मैं बताऊं, FR22 तो है ही, पे फिक्सेशन है पूरा, FR9 भी छोड़िएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है, यस नो के क्वेश्चंस हैं। इसको एक्सेप्टेंस एंड रिसिप्ट ऑफ कैश प्राइज इज रिगार्डेड एज ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो आपको रिलीज कंडक्ट रूल का पार्ट है। कंडक्ट रूल पढ़ा है आप लोगों ने? सर पढ़ाया तो था। पढ़ाया गया था। कंडक्ट रूल मैं कवर करा दूंगा, कंडक्ट रूल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। कंडक्ट रूल वैसे पूरा पोर्शन में मुझे लगता है कंडक्ट रूल बेयर एक्ट जो है, मतलब जो रियली गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है वो 26-27 पेज है। लेकिन कंडक्ट रूल में जो इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है, शुरू का पढ़ना पड़ता है जिस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। दूसरा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पढ़ना पड़ता है, APAR कैसे भरते हैं वो पढ़ना पड़ता है, ब्रेक इन सर्विस कैसे काउंट होता है वो पढ़ना पड़ता है। कंडक्ट रूल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं कितना मैं करा पाता हूँ, अगर टाइम रहेगा तो मैं करा दूंगा कंडक्ट रूल। इसमें यस नो वाले में तो कोई है नहीं, सैलरी वाले तो है नहीं, प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, सारे कंडक्ट रूल ही हैं बेसिकली। सर ये 3rd नंबर है ना सर, ये वाला, इसमें सर कुछ आपको जानकारी चलिए होगी? अब फैमिली पेंशन थर्ड जो है, फैमिली पेंशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज इन एडिशन टू, ये थोड़ा सा जानते हैं, पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन पेपर में ये आपने बहुत सही पूछा है। मैं 2 जगह अटकता हूँ 2 क्वेश्चन में, एक ये भी है। ये क्या कहना चाहता है मैं थोड़ा स्टडी करके, क्योंकि ट्रूली बताऊं मैंने आज ही पढ़ा है ये क्वेश्चन पेपर। सर है ना, हमने इसको 5 बार पढ़ा लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहा क्या है। ये कहना अगर चाहता आप लोग देख सकते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पे थर्ड में एरो लगा के लिखा है, बाकी जगह यस नो लिखा हुआ एरो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं। उसी तरह से एक जगह 2007 के भी पेपर में, एक पेपर में मैं अटक रहा हूँ, जब वहां होऊंगा तो बताऊंगा। तो हमने 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा, एंड 10 मिनट अब एग्जैक्टली बचा हुआ है। 2007 हम स्टार्ट तो कर ही लेते हैं, ठीक है। सर FR54A क्या है? क्या है 54A में, आप बताइए। You want to ask to me, you are asking to me 54A, FR54A सस्पेंशन है सर। नहीं, 54 जो है ना, 54 जो है पूरा का पूरा पोर्शन डील करता है जब किसी का पेनाल्टी के बाद रीइंस्टेटमेंट होता है तब। मैंने बोला था ये पोर्शन पढ़ाऊंगा, पे फिक्सेशन में नहीं पढ़ाया है, बिकॉज अभी FR पढ़ाने वाला हूं मैं, तो FR में कवर करूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। पनिशमेंट जब खत्म होता है तो कैसे उस आदमी की 2 चीजें डिफाइन होती है। पनिशमेंट जब खत्म होता है तो वो आदमी की ड्यूटी कैसे काउंट होती है, ड्यूटी का मतलब ब्रेक इन सर्विस तो नहीं हो जाएगा, तो ड्यूटी कैसे काउंट होती है, एंड दूसरा उसका पे फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है। इस पीरियड का, जो पीरियड में पेनाल्टी रही है उसका पे फिक्सेशन कैसे होता है, तो ये 2 चीजें मैं बताऊंगा तो वहां कवर करूंगा, ओके। तो आइए अब हम आ जाए 2007। करूँ ना सर एक आपने जो पर्सनल पे बताई थी ना, पर्सनल पे, हाँ
जिसमें आपने कहा था कि नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, अगर उसके कम पे हम फिक्स करेंगे तो जो भी उसका लॉस होगा उसको पर्सनल पे के से जोड़ देंगे। नेक्स्ट लेवल में नहीं, पर्सनल पे में लोअर लेवल पे जाएंगे और जो डिफरेंस होगा उसको पर्सनल पे में हाँ प्रोटेक्ट कर देंगे। हाँ जी, तो ये सर किस केस में होती है? हाँ, ये दो केस में, यदि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो, यानी जी। कि सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, और पनिशमेंट हाँ के जी। कारण या सेल्फ चॉइस पे किसी को लोअर पे में प्लेस कर दिया जा रहा है। जो पनिशमेंट ओके। होता है लोअर स्टेज में भी, लोअर लेवल पे भी तो जाता है। मान लीजिए मैं हाँ जिस जी। हाँ लेवल जी। पे हूँ वहां से लोअर लेवल पे डाल दिया गया, तो मेरा जो पे प्रोटेक्ट होगा पर्सनल पे के सेट में, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदलती है। आमतौर पे टेनोरल पोस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ठीक है। तो ये दो केस। चलिए 2007 का पेपर, बहुत टाइम नहीं है, देख लेते हैं, एक क्वेश्चन तो कर लेंगे। नोट्स लिखने हैं, नेक्स्ट बिलो रूल, एनीबॉडी? कोई पर्सन डेपुटेशन पे गया हुआ होता है, हाँ उसका तो लियन प्रीवियस ऑफिस में है, हाँ ठीक है। डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं याद है, तो उसको मेंटेन किया हुआ होता है, तो वहां पे उसका प्रमोशन जब आता है उस केस में जैसे, चलिए कोई और आदमी अटेम्प्ट कीजिए। मैडम माइट भी आप समझ रही हैं, वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हैं, कोई और आदमी। प्रो फॉर्मा प्रमोशन के टाइम पे उसका पे फिक्सेशन नेक्स्ट बिलो रूल के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट बिलो रूल में कहते हैं हाफ पोर्शन इज करेक्ट, एनीबॉडी एल्स? चलिए चलिए, नेक्स्ट बिलो रूल एक तो पे प्रोटेक्शन पे है, दूसरा इसका पोर्शन ये भी रहता है कि वो सीनियरिटी कैसे रीगेन करेगा। सो दोनों पोर्शन लिखिएगा। जैसे ही आपके जूनियर का पे आपके पे को क्रॉस करने लगेगा, और कब करेगा? परफॉर्मा प्रमोशन के समय में। आपको तो प्रमोशन रियल दिया नहीं है, प्रमोशन आपके जूनियर को दिया जा रहा है, तो योर पे उसी दिन प्रोटेक्ट हो जाएगा प्रमोट होके, और अकॉर्डिंगली डेपुटेशनल पोस्ट पे। एट द सेम टाइम जब आप बैक आएंगे तो जो भी नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा वो आप ही को मिलेगा। आपका जूनियर प्रमोट हो चुका है, तो जो भी अगली वैकेंसी आएगी आप ही को प्रमोशन मिलेगा नेक्स्ट बिलो रूल से, एंड यू विल रिटेन योर सीनियरिटी, यानी अपने नेक्स्ट जूनियर से सीनियर होकर के आप प्लेस। ठीक है, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। द सेकेंड सर इसको एक बार फिर से करा दो, ये थोड़ा ना टिपिकल सा लगता है, मतलब समझ नहीं आता ये, एक बार इसको फिर से। हाँ अच्छा जी। मैडम, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया ना कि आपके जूनियर का पे आपसे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ जी सर। स्टेपिंग। हाँ, स्टेपिंग जी अप, सर। ठीक है। ये जी भी आप जानिए कि आपका जूनियर आपसे सीनियर नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। सही कह रहा हूँ, बस यही नेक्स्ट बिलो रूल। जी। जब भी आपके अच्छा। जूनियर का पे आपसे ज्यादा होने लगेगा, हाँ आप जी। हाँ जी। फिर से फिक्स करेंगे, ठीक है। वही अपॉर्चुनिटी आपको भी देंगे। एंड जब भी आपका जूनियर आपसे सीनियर होने लगेगा तो आपको सीनियर कर देंगे। कैसे? मैं दूसरे जगह हूं डेपुटेशन पे, अपने यहाँ मुझे परफॉर्मा प्रमोशन मिला, कि मैं नहीं हूं इसलिए मेरी जगह पे मेरे जूनियर को प्रमोट किया जाने लगेगा, तो मेरा पे प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जी। दूसरा, मैं जब बैक आऊंगा तो क्या होगा? बैक आऊंगा तो अगली वैकेंसी जो भी आएगी, किसी को हटा के नहीं, अगली वैकेंसी जो जी भी जी। आएगी वहां मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा, और प्रमोशन के बाद मैं अपने नेक्स्ट बिलो से, नेक्स्ट जूनियर से ऊपर प्लेस हो जाऊंगा, सीनियरिटी रिटेन कर लूंगा, ठीक है। ठीक ये है सर। हाँ जी सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट में फी एंड ऑनरेरियम, इसको दोबारा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरा है पर्सनल पे एंड स्पेशल पे, ये भी कर चुके हैं, दोबारा नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, टेनोरल पोस्ट एंड सुपर नंबरी पोस्ट। मतलब जिसने भी पेपर बनाया है, मैं उसके ये की दाद देता हूं, लाइफ में पहली बार सुपर नंबरी पोस्ट पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। आज तक किसी और जगह मैंने नहीं देखा है सुपर नंबरी। सुपर नंबरी
सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सुपर मैडम अब क्या बोलूं मैं, सुपर नंबरी, एक सेकंड बताता हूँ। सुपर नंबर ही नहीं लिखा, डी अधिसंख्या कहाँ पद, अधिसंख्या पद या कुछ। मेरे क्या लिए सुपर न्यूमरेरी है? SUPER सुपर न्यूमरेरी है सर, RAR बी नहीं है सर। हाँ बी नहीं, सुपर क्या बोलेंगे, अस्थाई रूप। सर इसमें हिंदी में सावर्धिक पद और अधिसंख्य पद, सर अलौकिक अधिसंख्य पद पद, लिखा होगा इसमें तो। चलिए मैं कंसेप्ट समझा, सावाधिक पद और अधिसंख्य पद, अधिसंख्य पद लिखा हुआ है। चलिए कंसेप्ट बता देता हूँ। अधिवर्षता। सर गूगल भी तो अलौकिक पद दिखा रहा है। चलिए गूगल ज्ञान पे मत जाइए, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। टेनोरल पोस्ट, देखिए टेनोरल पोस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। टेनोरल पोस्ट फंडामेंटल रूल में मैं कवर करने वाला था डेफिनेशन में, चलिए बता देता हूँ। टेनोरल पोस्ट is a permanent post which has definite rate of pay to a person who holds the post for a fixed tenure. एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा। टेनोरल पोस्ट इज ए परमानेंट पोस्ट, पोस्ट परमानेंट है, वो टेम्पोररी पोस्ट नहीं है, परमानेंट है, वो पोस्ट एग्जिस्ट करता है। विच अ पर्सन होल्ड्स फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, पर्सन एक डेफिनिट पीरियड के लिए होल्ड करता है, एंड डेफिनिट रेट ऑफ पे होता है वो, ठीक है। रेट ऑफ पे भी डेफिनिट है, सो ये 3 कंडीशंस है टेम्पोररी पोस्ट में। दूसरा एक बहुत जैसे डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर की पोस्ट जैसे डायरेक्टर है, हेड ऑफ ऑफिस है, हेड ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस। अच्छा डिपार्टमेंट। एक चीज बताइए, हेड ऑफ डिवीजन ADG की होती है इनकी। मेरे को एक चीज बताइए, मैं बाद में पूछने वाला था, आज पूछता हूँ। चलिए, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेजिग्नेशन एंड पोस्ट? डेजिग्नेशन डेजिग्नेट की जाती है किसी व्यक्ति को अपने बिहाफ पे। नहीं, डेजिग्नेशन फिक्स रहता है, और डेजिग्नेशन होता है जिस पॉइंट पर आप अपॉइंट होते हो, और पोस्ट आप जैसे किसी भी पोस्ट का एडिशनल चार्ज दे सकते हैं, आई थिंक। और कुछ? चलिए पहले, अच्छा ठीक है, ये जरा ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें, सुपर नंबरी, इसके बाद हम आते हैं। इसमें जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, इसके बाद हम आते हैं। चलिए, टेन्योर पोस्ट हो गया, टेन्योर पोस्ट हो गया। टेन्योर पोस्ट में आपको दो तीन चीजें लिखनी है। टेन्योर पोस्ट पे लियन होता है पर्सन का, जो आदमी पोस्ट होगा टेन्योर पोस्ट पे, उसका उस फिक्स पीरियड के लिए लियन होगा। लियन की एक और ताकत है, लियन राइट ही नहीं है। लियन वाले आदमी को जब भी आप हटाना चाहेंगे ना सर्विस से, आपको पूरा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो जस्ट नोटिस देके हटाया जा